ये ना मूवमेंट प्लान का। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बॉडी एनालिसिस का कोई बंदा देख कर नहीं बता सकता कि तेरा शोल्डर टेढ़ा है, तेरी एक टांग छोटी है। ये सारे कोचेज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आया जिनके अंदर लड़का, मैंने देख लिया तुझे, तेरी कमर टेढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं, हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। किसी की आंख में एक्सरे नहीं है। अगर ऐसे होता ना, मशीनें बनती ना, ठीक है ना, तुक्का लग जाता है ज्यादातर। या फिर मैं ये कहूंगा कि चुप करके 2-3 हज़ार रुपए का है बीआईए का टेस्ट, वो रिकमेंड कर दो उसको। और अगर उसको कुछ वैसे भी डेफिशिएंसी, कोई चलने फिरने में मसला या इस तरह की चीज, तो उसको सिंपली किसी डॉक्टर के पास भेज दो। आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से तब परफॉर्म कर सकोगे जब आप लोगों को रूट कॉज का पता होगा कि मसला क्या है इसका, ठीक है ना। बॉडी, उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी वो किस तरह की करता है, आपके पास कोई आगे बताता है ना। अभी जैसे आपने शायद एक क्वेश्चन पहले किया था कि जब एक बंदा है वो इस तरह की चीज खा लेता है, हम उसको, डाइटिशियंस जो है वो बिरयानी वगैरह क्यों लिख देते हैं और ये चीजें क्यों लिख देते हैं। देखिए, जो डाइटिशियन होते हैं ना, इनके रोल ये होते हैं कि आप लोगों को फायदा देना, सुकून देना, आप लोगों की अपनी कन्वीनियंस के अंदर रहकर जो चीजें आप डेली लाइफ के अंदर खाते हो, उन्हीं के अंदर से हमने आपको अच्छी चीज निकाल के देनी होती है। आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी को हम चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइम ऑफ इनटेक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है उसको नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वैल्यू स्टेटस सिस्टम चल रहा है ना, हम डेली बकरा नहीं लिख के दे सकते किसी को, ऐसा ही है, फिश नहीं लिख के दे सकते डेली किसी को। सो हमें जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ एनालिसिस। स्ट्रेंथ एनालिसिस कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ है? 1 वीक वर्कआउट के बाद जब वो वर्कआउट करो, यार ये क्वेश्चन आंसर ठीक है, लेकिन ये लेवल 1 का आंसर है, ये लेवल 2 वाले बंदे का आंसर नहीं। प्रोग्रेसिव वर्कआउट। लेवल 2 वाला जो बंदा है ना, वो एक वर्ड हमेशा ज़हन में रखेगा। जब वो स्ट्रेंथ एनालिसिस कोई पूछेगा ना कि आपने देखना है इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपने एक वर्ड ज़हन में रखना है 1 RM, बस। इसका 1 RM कितना है? 1 RM का मतलब है कि वो एक रैप के लिए कितना मैक्सिमम लोड लिफ्ट कर सकता है 3 गेमों का, वो तो पता है सब। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, चेस्ट प्रेस। स्ट्रेंथ एनालिसिस हमेशा इधर से होगा कि 1 रैप, सिर्फ 1 रैप के लिए वो मैक्सिमम कितना लोड लिफ्ट कर सकता है, वो होता है स्ट्रेंथ एनालिसिस। कार्डियो का एनालिसिस क्या होता है? हार्ट रेट को मेजर करना, ठीक है। जो कार्डियो है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है, उसमें स्ट्रेंथ या उसमें उसकी इंटेंसिटी को चेक करना जो होता है ना, वो, यार ये किसकी है, मैंने जेब में डाला, वो हार्ट रेट को मेजर करके बता सकते हैं, ठीक है। और यार हिला दिया, आगे। और आपने इन दोनों चारों रोल्स पर काम करना है मसल, ठीक है ना। कोई बंदा लिफ्ट अच्छी कर रहा है लेकिन उससे बैलेंसिंग नहीं हो रही, तो आपको समझ लगी ना कि उसके फिक्सेटर्स खराब हैं। फिक्सेटर्स की आपने एक्सरसाइज करवानी है, स्ट्रेंथनिंग करवानी है। फिक्सेटर्स आपको पता चल गया कि बेंच प्रेस के अंदर क्या है, बाइसेप्स में क्या है, डेल्टॉइड्स बहुत ज्यादा फिक्सेटर्स के तौर पे काम, इसीलिए सबसे ज्यादा खराब भी होते हैं। पेन भी इसी तरह शोल्डर में निकलती है। शोल्डर की अपनी गेम से उसको पेन नहीं होती, लेकिन वो चेस्ट और बाइसेप्स और उसके अंदर वो जो टेढ़े एंगल लगा रहा है, वो बिल्कुल झटके मार के उठा रहा है बाइसेप्स के लिए, उसमें उसका शोल्डर खराब हुआ होता है, ठीक है। अबडक्टर्स की जो इन्होंने नाम दिया था, बहुत अच्छी बात है। अबडक्टर्स की तो गेमें कभी करवाई नहीं किसी ने, मेरा नहीं यार किसी को पता भी होंगी हमें अबडक्टर्स की। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जनरल एनाटॉमी थी अभी तक जो आप लोगों को बताई। इसके बाद अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर कि फिजियोलॉजी बेसिकली होता है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन आया एक्सरसाइज से। जब आपने एक्सरसाइज की, चाहे आप एडवांस लेवल पे थे, चाहे आप मीडियम लेवल पर थे, चाहे आप बिगिनर्स थे, तो आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। तो ये इस चीज की जो स्टडी होती है इसको कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें ओवरऑल बॉडी को पढ़ना एक बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस हो जाएगी, जो हम कुछ फंक्शंस हैं बॉडी के, कुछ ऑर्गन्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एक्सरसाइज को, मैंने यहाँ पर थोड़े से निकालने की कोशिश की है, उनके बारे में बात करने की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी आपकी अडेप्ट कर लेती है एक्सरसाइज को। जब आपने एक्सरसाइज की, फर्ज करते हैं आपने कार्डियो किया, ट्रेडमिल की 20 मिनट किया, ठीक है, तो आप भागे हो, पैदल चले हो, कुछ भी किया हो आपने, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी लेग्स वाली साइड पे। क्यों बढ़ी?
एटीपीज चाहिए थे, एनर्जी चाहिए थी जो आपके ब्लड में पहुंचाना था। ब्लड को पंप करने का काम किसका था? हार्ट का। हार्ट में अगर इतनी ताकत हो ही ना कि आपके ब्लड को वो इतनी जल्दी पंप करके पहुंचा सके वहां पे लेग्स वाली साइड पे, तो क्या होगा? नहीं होगी ना एक्सरसाइज, रुक जाओगे आप लोग, बैठ जाओगे, इंटेंसिटी पूरी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ना लेग्स वाली साइड पे, नहीं आपसे काम होगा वो वाला जो रिक्वायर्ड होगा। सो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपका हार्ट जो है वो कंडीशन हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है, बेहतर हो जाता है आपका हार्ट। जब आपका हार्ट बेहतर हो जाता है तो वो ज्यादा ब्लड को पंप कर पाता है। कम टाइम के अंदर ज्यादा ब्लड को पंप करना एक अच्छे हार्ट की निशानी है, एक सेहतमंद हार्ट की निशानी। एक पंप है पानी वाला, समझ लो, सारा दिन चल रहा है। हमारे पंप्स जो है वो तो पिछले 30 साल से चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई कभी किसी का ना साथ ना हो ऐसा कि वो पंप रुके, 2 सेकंड के लिए भी रुके तो पता चल जाता है हमें कि क्या हालात हो गए, ठीक है ना। उस पंप को उसको कंडीशन करना पड़ता है, उसकी वायरिंग अच्छी करनी पड़ती है आपको। वो कंडीशनिंग कैसे होगी? लो इंटेंसिटी, शॉर्ट पेस, वहां से चलो, प्रोग्रेसिवली ऊपर लेके चलो, एकदम उस पंप के ऊपर 4 बिल्डिंग तक पानी पहुंचाने का लोड ना डालो उसके ऊपर, समझ लगी? तो ये जो फिजियोलॉजी है, ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट ने पंप किया है, बाहर निकल एज अ होल वो बन जाता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट मल्टीप्लाई द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट के अंदर 4 लीटर अगर उसने निकाला है और हार्ट रेट उसका था 60, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू योर कार्डिक आउटपुट। लेकिन इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका कार्डिक आउटपुट बेहतर हो जाता है एक्सरसाइज के बाद। कंसीडरेशंस क्या करनी है आपने कि आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को बेहतर करना है। जब आप किसी को कहते हैं ना कि आपका कार्डियो बेहतर करना है, मैंने कार्डियो में आप अच्छे हो जाओ, तो इसका क्या मतलब होता है? आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होगी। तो उसको हम कैसे मेजर कैसे करेंगे, जज कैसे करेंगे? कितनी देर तक एक्सरसाइज कर पा रहा है, कितनी ड्यूरेशन तक आ रहा है, कितनी ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज कर पा रहा है, मिनिमम हार्ट रेट के ऊपर। अगर कोई बंदा 10 मिनट वॉक कर रहा था और उसका हार्ट रेट जो था वो इतना ज्यादा चला गया था, 1 मिनट जो होता है वो चला गया, फर्ज करते हैं 120 पे, 10 मिनट की वॉक से 120 पे चला गया, और एक वो बंदा जिसकी 10 मिनट की वॉक से हार्ट रेट सिर्फ 90 पे रहा, तो दोनों में से हेल्दियर कौन सा? जिसका 90 पे है, जो अच्छे तरीके से हार्ट को यूज कर रहा है। तो हमने वो चीज इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, कार्डिक आउटपुट बेहतर करना है, रिड्यूस करें स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल वगैरह। मेंटल स्ट्रेस भी होता है और फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट करें आगे, ये कुछ चीजें हैं वो जरा कॉम्प्लिकेटेड भाईजान। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, आपके लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके फेफड़े जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करना शुरू कर देते हैं, ब्लड के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देते हैं। हमारी नॉर्मल इंटेक कितनी होती है एयर की? इंटेक 4 लीटर्स, 4 लीटर तक एयर जो है आपके फेफड़ों में जा सकती है। और 4 लीटर अगर ये लाहौर की हो जिसमें स्मोक हो बहुत ज्यादा, तो फिर भी ऑक्सीजन क्वांटिटी बड़ी कम हो जाएगी, खराबी पैदा हो जाएगी, ऐसी है ना। तो अब तो हमें ज्यादा जरूरत है इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंडीशनिंग करने की। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अभी बात हुई थी मेरे ख्याल से, थोड़ी सी मुझे याद नहीं कि हुआ क्या था। मेटाबॉलिज्म के जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, ये 2013 की WHO की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 13,000 हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स 13,000 हैं। आपको लगता है कि 2 महीने एक्सरसाइज की फलां कोच के बाद तो मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा? अक्सर आपने सुना होगा, वो लगाए होते हैं इंस्टाग्राम पे, मेटाबॉलिज्म को आप अच्छा कर लें, स्लो है, फास्ट है, ये कर लें, वो कर लें। मेटाबॉलिज्म को जो बंदा ठीक कर लेगा तो वो तो समझ लो कि लॉन्ग लिविंग की तरफ चला गया ना, इमॉर्टल हो गया, वो तो कभी मार ही नहीं सकते। ऐसा है। जो WHO की रिपोर्ट है ना, जो WHO के डाटा बैंक के अंदर रिपोर्ट पड़ी हुई है, आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है, उसके अंदर 13,000 फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। हम 2 को कर लेंगे, 3 को कर लेंगे बेहतर, 4 को बेहतर कर लेंगे, बाकियों को कैसे बेहतर करेंगे? तो अब आपसे सवाल ये होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म हम कैसे ठीक करें? हो सकता है ना सवाल?
सो गए हो सारे? विटामिन्स मिनरल्स भी एक फैक्टर है, स्लीप साइकिल भी एक फैक्टर है, आपका उठना बैठना जागना सूरज की तरफ देखना ये भी एक फैक्टर है, आपका स्ट्रेस को देखना, माइंड करना, उस चीज को सोचना, ओवर थिंकिंग करना ये भी फैक्टर है। मेटाबॉलिज्म पे तो हर चीज आपकी जो है वो काम करती है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आए कि उसकी लाइफस्टाइल, उसके लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को, गुड न्यूट्रिशन को, इन चीज़ों को ऐड करें, स्लीप साइकिल को ऐड करें उसकी लाइफ के अंदर, विटामिन्स मिनरल्स को ऐड करें उसकी लाइफ में, स्मोकिंग वगैरह करता है तो वो कम करवाएं उसकी, इस तरह की चीज़ें। आपके जो एंटीबायोटिक्स का इंटेक है उसको आप मिनिमम करवाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो चाहे देसी फूड खाए, वो चाहे वलैती फूड खाए, जो मर्जी खाए, कैलोरीज हमेशा वही रहती है, ठीक है। तो इसका मेटाबॉलिज्म पे ये कोई रोल नहीं। मेटाबॉलिज्म कैसे बेहतर होती है? एक्सरसाइज से। एटीपी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक पैकेट होता है, एक शॉपर होता है समझ लो छोटा सा, जिसके अंदर एनर्जी होती है, जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ आपसे, जिसकी वजह से मैं सांस ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने ही खाने को हजम कर रहा हूँ, वो एटीपी, ठीक है। एटीपी एक एनर्जी का पैकेट होता है जो चलाता है, जैसे पेट्रोल चलाता है ना गाड़ी, इस तरह एटीपी एक एनर्जी पैकेट है। नेक्स्ट करो। हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ मस्कुलर लेवल पर ही चेंजिंग्स नहीं होती, सेलुलर लेवल पर भी चेंजिंग्स होती हैं। सेल्स मतलब आपको पता है खुल के जो जिस्म को इतने ज्यादा मिलके बने हैं, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हो, ऑर्गेनेलिज होंगे, उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होंगी वो भी चेंज हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल है, एनर्जी पैदा करता है बॉडी के अंदर, फैट को मेटाबोलाइज करता है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है इसके अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी बेहतर हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी। एक्सरसाइज जब आप करते हो, क्यों करते हो? मसल गेन करने के लिए। मसल गेन करने का दूसरा नाम क्या है? सर क्या होता है हाइपरट्रॉफी? कोई बंदा मुझे लास्ट से बताए। कि कोई भी बॉडी का मसल है उसका सेल का साइज बढ़ जाना। सेल का साइज बढ़ जाना, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। तो बॉडी बिल्डर्स को क्या चीज चाहिए? कौन कह रहा है? दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों चीजें चाहिए। हाइपरप्लेजिया भी चाहिए, हाइपरट्रॉफी भी चाहिए। अगर आपके सेल्स होंगे ही नहीं वहां पे तो वो बड़े कैसे होंगे? अगर हैं तो उनको बड़ा करना है। हाइपरट्रॉफी भी चाहिए, हाइपरप्लेजिया भी चाहिए। हाइपरट्रॉफी आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, ये चार मैंने यहाँ पे ना फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि NASM, ACSM, ISSA, WHO, UN और जितने भी मेडिकल रिलेटेड एलीट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो हाइपरट्रॉफी के लिए इन चार फैक्टर्स को ही मानते हैं, इसके अलावा वो किसी चीज को नहीं मानते। अगर ये चार फैक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे तो हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकोगे आप, वरना नहीं कर सकोगे। जो मर्जी सुन लो, जो मर्जी आपका कोच या कोई बाहर वाले, आजकल अंग्रेजों के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है ये चीज की। वो कहते हैं जी हमने ऊपर वाला फैक्टर खत्म कर दिया, टाइम अंडर टेंशन, कि आप अगर लिफ्ट ही ना करें, किसी और तरीके से लिफ्ट करें तो आप हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस चीज को नहीं मानती। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों को भी पता है, अगर हम ये परफॉर्म करेंगे चारों चीजें तो ही हम मसल गेन कर पाएंगे। मसल गेन करने का मतलब है बड़ा कर सकेंगे साइज में मसल। सबसे पहला जो है वो है टाइम अंडर टेंशन या फिर मैकेनिकल लोड। फर्ज करते हैं एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा था लो इंटेंसिटी के ऊपर, उसने पानी की बोतल पकड़ी, उसने 150 रैप लगा लिए, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इंटेंसिटी नहीं आई, टिल फेलियर नहीं गया, मसल को उसने यूटिलाइज नहीं किया एंड तक, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, मेरे ख्याल मैंने इसको आगे ऐड किया है। हाँ, टाइम अंडर टेंशन इज द मैकेनिकल लोड यू पुट ऑन योर प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर्स कौन से होते हैं? जिन पे जो वर्किंग कर रहे हो, जो वर्किंग कर रहे होते हैं। कंसेंट्रिक मूवमेंट कौन सी होती है? वो जो शॉर्टन हो रही होती है। एंटागोनिस्ट कौन सा मसल होता है? जिनका कोई काम ही नहीं, जिनका कोई काम नहीं है, बिल्कुल ठीक, लेंथनिंग हो रही होती है।
सही है, पढ़ रहे हो। अच्छा, टाइम अंडर टेंशन का मतलब ये है कि मैकेनिकल लोड मैंने आपको जैसे बताया था ना कि पुली सिस्टम, एक लीवर सिस्टम होता है जिसपे आपने एक लिफ्ट किया हुआ है, रॉड को या डंबल को लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, और आप उस लेवल तक चले गए हो, उस टाइम तक चले गए हो जिस टाइम तक आपके मसल के अंदर जान ही नहीं रह गई, एनर्जी ही नहीं रह गई उसको और लिफ्ट करने की। सो जितना बंदा एडवांस लेवल पे चला जाएगा बॉडी बिल्डर, उतना ही इस चीज को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। एडवांस लेवल पे जो एथलीट्स होंगे, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए इस फेलियर को अचीव करना मुश्किल होता है। ऐसे ही है जब तैयारियां करते हैं ये हम लोग भी, और नेक्स्ट जो 7 लोग होते हैं पाकिस्तान लेवल की या एशिया लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए फेलियर अचीव करना मुश्किल होता है। एक तो स्टफ बड़ा अच्छा लगाया होता है, हैवी किस्म का लगाया होता है, दूसरा उन्होंने डाइट बड़ी अच्छी ली होती है, एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस उनकी लाइफ में नहीं होता उस टाइम, तो वो ये लिफ्ट करते रहते हैं 10 से 20 रैप। तब हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग्स, सुपर ट्रेनिंग आ गई, ड्रॉप सेट आ गए, ऐसे ही है ना, टिल फेलियर अचीव करना होता है उस मसल का। सो सबसे पहला पॉइंट ये है, टाइम अंडर टेंशन मैकेनिकल लोड आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपके मसल की बस हो जाए, फिर ही हो सकती है हाइपरट्रॉफी, वरना नहीं हो सकती। जो मर्जी बातें सुनने को आपको मिल जाए, समझ लगी बात नहीं। एक वैसे आप लोगों को जनरल नॉलेज, जनरल के लिए बताना चाहूँ कि एक होती है चीज लर्न करनी, एक चीज करनी, एक चीज होती है अनलर्न करनी। अनलर्न करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को सीखें, इस चीज को जरा अपने ऊपर खुद भी इंप्लीमेंट करके देखें। कोई बंदा आपको अगर बहस भी कर रहा है आपके साथ, कोई मसला नहीं, सुने बात, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये 4 चीजें, ये कभी ना कभी आप खुद भी अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको फील होगा, या अपने क्लाइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको फील होगा कि नहीं ये काम करती है चीज, ठीक है। टिल फेलियर आपका सेट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हैं। ड्रॉप सेट, पिरामिड ट्रेनिंग, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग, जर्मन 10x10, किसी भी तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और यही ज्यादा समझने वाली बात है। जब आप टिल फेलियर तक जा रहे हो, आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि आप इस लोड को, इस वेट को फेंक दो या रख दो या रैप खत्म कर दो या सेट खत्म कर दो। आपने तो अपने माइंड के अंदर, या आपके कोच ने आपके सामने खड़े होकर कह दिया ना कि 10 रैप लगाने हैं, तो आपने लगाने हैं 10 रैप। 7वें रैप पे आगे बस होगी आपकी, फेलियर आ गया आपके पास। लेकिन मेटाबॉलिक स्ट्रेस वहां पे तब पैदा होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है मेटाबॉलिक स्ट्रेस पैदा होगा कि जो आपके मसल फाइबर्स हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे ना, ये अभी गुच्छा पकड़ के हाथ में बंडल पकड़ के, ये बंडल्स और रिक्रूट करेगा। फर्ज करते हैं कि एक काम करना था जिसमें हमें बंदे चाहिए थे 10, आगे से लोड आ गया 150 लोगों का, आपको बंदे 10 और रिक्रूट करने पड़ गए। तो एट द स्पॉट आपने 10 बंदे नए ऐड किए उस जॉब के लिए, उस काम के लिए, तो वो जो चीज होगी वो होगा मेटाबॉलिक स्ट्रेस। नहीं समझ आई? 10 रैप पर आप फिनिश हो गए, करना था आपने, 7 रैप पर आपका फेलियर आ गया, आखिरी वाले 3 रैप करने ही करने हैं। जब कहते नहीं है कि जो स्टिल जो लास्ट रैप, रॉनी कॉलमैन का भी वो एक है ना इंटरव्यू, के लास्ट रैप काउंट होता है बहुत ज्यादा, आप सही कहते हैं बिल्कुल। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में काउंट होता था, और अब भी अगर कोई करता है इस तरह की बॉडी बिल्डिंग तो उसमें भी काउंट होता है कि लास्ट रैप जिसमें खत्म हो जाती है बिल्कुल जान आपकी, उसमें जब आप रैप पूरा करते हैं तो वो आपको फायदा देता है। वो होता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस कि उसके ऊपर, क्योंकि वो नए मसल फाइबर्स को रिक्रूट करता है, नए मसल फाइबर्स को जॉब देता है कि चलो भाईजान हमसे तो ये जॉब नहीं हो रही, हम तो 7 रैप तक पहुंचे हैं, अगले 3 रैप आप लोगों ने ऐड हो गए करवा रहे, फिर वो ऐड होते हैं इसके अंदर। जब नए मसल फाइबर्स ऐड होंगे तब मसल हाइपरट्रॉफी होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट करें प्लीज, का वेट कर लेना चाहिए।